हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं भगत सिंह आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ पीडियाट्रिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक की शुरुआत करेंगे कि पीडियाट्रिक एक्चुअल में है क्या, क्या इसके मायने हैं और क्या हमारे लिए एक बेनिफिट है कि पीडियाट्रिक बच्चों बच्चों के लिए। सबसे पहले जो हमारे बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने बच्चों के लिए बच्चों के बारे में, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीजें हमें अवगत करवाई, ताकि हम बच्चों की जो न्यूनेटल डेथ है, जो उनकी मोर्टिलिटी रेट है, न्यूनेटल मोर्बिडिटी रेट है, उसको जहां तक हो सके उसको कम किया जाए। तो इसी को लेके हम चलते हैं। और आप सबको एक बार बता दूं वापस कि हमने ये नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लिया है पीएनसी का, और इसके सारे के सारे जो टॉपिक हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक करके हमारे सारे टीचर्स हैं, वो एक बार आपको शुरुआत सारे पढ़ाएंगे। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबको जोड़ दीजिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि इन भविष्य में नॉर्थ सेट है, पीजीआई है, एसजीपीजीआई है, आरएमएल है, सारे के सारे एग्जाम को आप तोड़ के रख देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, पीडियाट्रिक में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ाई थी आपको, तब भी मैंने आपको बोला था कि जो भी आप पढ़ो उसके पहले आप एक रोड मैप तैयार करो, और रोड मैप आप जब तैयार हो जाएगा आपके लिए, तब आप पढ़ोगे कि हाँ आज मैंने इंट्रोडक्शन में, पीडियाट्रिक में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी टर्म पढ़ी, ग्रोथ पढ़ी, पीडियाट्रिक नर्स में रोल क्या, नर्सिस रोल क्या है पीडियाट्रिक्स में, प्रोग्राम, पीडियाट्रिक्स में कौन कौन से प्रोग्राम है जो बच्चों की डेथ को कम कर रहे हैं, प्रिवेंशन, डेथ आफ्टर न्यूनेटल पीरियड, कौन कौन से कारण हैं जो बच्चों की डेथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लेते हैं कि सर पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स सर ये क्या है। ये मेडिसिन की वो ब्रांच है, पीडियाट्रिक्स एक तरह से मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम बच्चों के, एक सेकेंड, कि सर पीडियाट्रिक्स एक तरह से किसकी ब्रांच है, मेडिसिन की ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, कि सर मेडिसिन की पीडियाट्रिक्स एक तरह से वो ब्रांच है जिसमें हम 18 साल से छोटे बच्चे, जन्म से लेकर आफ्टर बर्थ, आफ्टर आफ्टर बर्थ से लेकर 18 साल से छोटे बच्चों के बीमारी, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन या स्टडी करते हैं। कि ठीक है सर, ये चीज तो मान लिया आपने कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन है पीडियाट्रिक्स, उसमें हम 18 साल से छोटे बच्चों के बारे में अध्ययन करते हैं। कि सर इसके फादर कौन थे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स सबसे महत्वपूर्ण, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सर फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन सा है, और कई बार ये भी आता है कि इंडियन फादर कौन है। तो सबसे पहले फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स अब्राहम जैकोब। अब्राहम, एक सेकेंड, कौन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, अब्राहम जैकोब। क्या सर ये तो चीज मान ली कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स अब्राहम जैकोब है, इन्होंने किस किस पे, इन्होंने कौन कौन से टॉपिक लिए जिससे इस पीडियाट्रिक्स में एक महत्वपूर्ण इनका रोल आया। कि सर अब्राहम जैकोब ने महत्वपूर्ण 3 पॉइंट लिए। कौन कौन से पॉइंट लिए सर, कि सर अब्राहम जैकोब ने महत्वपूर्ण 3 पॉइंट लिए। कौन कौन से लिए, इन्होंने लिया सबसे पहले न्यूट्रिशन। कौन सा पॉइंट लिया, न्यूट्रिशन, का खान पान, बच्चों का खान पान कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सर इन्होंने दूसरा पॉइंट कौन सा लिया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ साथ इन्होंने दूसरा पॉइंट लिया हाइजीन। कौन सा पॉइंट लिया, न्यूट्रिशन के साथ दूसरा पॉइंट कौन सा लिया, इन्होंने हाइजीन। हाइजीन के साथ इन्होंने तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट। ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट थे अब्राहम जैकोब के
पीडियाट्रिक्स में के कौन कौन से थे सर? कि सर पहला न्यूट्रिशन था, दूसरा कौन सा था? हाइजीन था, और तीसरा कौन सा था? इन्वायरमेंट था। कि ठीक है सर, यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया कि सर तीन थे। कि सर इंडिया में बताओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया में बताओ। फादर ऑफ इंडियन इंडियन पीडियाट्रिक। क्या सर कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, सबसे पहले उसके पापा को याद करना जरूरी है कि नहीं है? कि हाँ सर बिल्कुल जरूरी है, और हम बिल्कुल याद करेंगे कि इंडियन फादर का होना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या क्या देखा? तो इंडियन फादर के रूप में, इंडियन फादर के रूप में कौन थे? जॉर्ज, एक सेकंड, जॉर्ज, JOU, जॉर्ज, एक सेकंड। इंडियन फादर के रूप में थे जॉर्ज कोयलो। क्या सर वर्ल्ड में कौन से थे? अब्राहम जैकोब। और दूसरे कौन थे फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स? कौन थे? जॉर्ज कोयलो। कि ठीक है सर, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया कि ये तो सर बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, कि सर पीडियाट्रिक्स में ये चीज होती है और ये है। और उसी के साथ अगला शुरुआत कि सर पीडियाट्रिक टर्म्स। कि सर मान लिया आपने कि सर छोटे बच्चों को अपन क्या बोलेंगे, उससे बड़े को अपन क्या बोलेंगे, और उससे बड़े इनकी ग्रोथ का क्या जो है जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि सर पीडियाट्रिक टर्म्स। दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया कि सर पीडियाट्रिक मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। कि ठीक है सर, कि सर कब तक करते हैं? कि 18 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। कि हाँ सर ठीक है। कि सर इसमें कौन कौन था? सर अब्राहम जैकोब थे, और कौन था? जॉर्ज कोयलो। के ठीक है। अब इस बात में पीडियाट्रिक टर्म्स, पीडियाट्रिक टर्म्स के लिए सबसे पहले कि टर्म बेबी। जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि सर टर्म बेबी। टर्म बेबी किसको बोलेंगे? आफ्टर 33 वीक से 42 वीक। क्या सर इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म बेबी बोलेंगे। क्या सर प्रीटर्म किसको बोलेंगे? कई बार क्वेश्चन आ चुका है और बार बार एग्जाम के अंदर स्टूडेंट गलती कर देते हैं टर्म और प्रीटर्म में। कि सर ये तो टर्म हो गया आफ्टर 37 वीक और 42 वीक का, ठीक है सर। इसके बाद में प्रीटर्म। तो सर 37 वीक से पहले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि हाँ सर, कि टर्म बेबी किसको बोलते हैं? आफ्टर 37 वीक और 42 वीक। तो सर प्री टर्म किसको बोलेंगे? कि 37 वीक के अंदर अगर बच्चा हो रहा है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 37 वीक से पहले अगर बच्चा हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कि सर प्री टर्म में आएगा। कि सर पोस्ट टर्म। बहुत ही साफ और अच्छी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट है। और ये सारे के सारे एक तरह से अगर देखा जाए सारे के सारे क्वेश्चन है, और बार बार एग्जाम में आते हैं, और बार बार हम इनको गलत करते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो आ ही रहा था, भूल गया, गलती हो गई। और यही क्वेश्चन सारे क्या होते हैं जो सिलेक्शन को हमसे दूर ले जाते हैं। कि सर ठीक है, टर्म ये हो गया, प्री टर्म 37 वीक से पहले हो गया। पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म के लिए आफ्टर, या ऐसे बोल दो 42 वीक, 42 वीक के बाद में अगर बच्चा हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कि सर पोस्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा। कि ठीक है सर, ये आप तीनों ही टर्म बहुत ही अच्छी टर्म मेरे को समझ में आ गई। कि ठीक है सर, इसी के साथ साथ दो तीन चीजें मेरे को और बता दो। मैंने कहा ठीक है, आपको एक टर्म और बता देता हूं। कि सर लाइव बर्थ। कौन सी? लाइव बर्थ। लाइव बर्थ के बारे में बताओ। कि सर लाइव बर्थ किसको बोलेंगे? कि एनी एविडेंस
एनी एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर मदर सेपरेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि सर लाइव बर्थ किसको बोलेंगे? तीन टर्म मैंने बताई आपको, कि प्री टर्म, पोस्ट टर्म, ये सारा इंट्रोडक्शन में चल रहा है। हल्की फुल्की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जब मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि लाइव बर्थ था, पोस्टनेटल था, प्रीनेटल था, टर्म था, अर्ली था, लेट था, तो वो चीजें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। तो लाइव बर्थ किसको बोलेंगे? कि एनी एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर मदर सेपरेशन। मदर से सेपरेट हो गया बच्चा और उसका एविडेंस है, वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, उसमें टोन है, उसमें पोस्चर है, सारी चीजें हैं, तो वो किस में आएगा? कि सर लाइव बर्थ में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसे? ठीक है, लाइव बर्थ तो मेरे को समझ में आ गया। कि सर एक स्टिल बर्थ बताओ। कि सर लाइव बर्थ तो समझ में आ गया मेरे को, तो कौन सा बताऊं? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में क्या है? नो एनी एविडेंस, नो एनी नो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर मदर सेपरेशन। तो सर लाइव बर्थ का मेरे को समझ में आ गया कि एनी एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर मदर सेपरेशन, जबकि स्टिल बर्थ में नो एनी एविडेंस ऑफ लाइफ। कहाँ सर? क्या कब से? का सर 22 वीक के बाद से। कब से सर? का सर 22 वीक के बाद से, और 7 डे आफ्टर डिलीवरी। क्या ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गई कि लाइव बर्थ किसको बोलेंगे और स्टिल बर्थ किसको बोलेंगे। कि हाँ सर, वो बच्चा है, उसमें जान नहीं है ना, वो सांस ले पा रहा है ना, उसमें कोई टोन है ना, उसमें कोई पोस्चर है। कि हाँ सर ठीक है, ये चीजें मेरे को थोड़ी थोड़ी मेरे को टर्म समझ में आ गई। कि ठीक है सर, उसी के साथ साथ दो तीन महत्वपूर्ण और इसी के साथ टर्म है। क्या सर कौन सी टर्म है? या आप ऐसे बोल दो, जो बार बार यूज होती है। क्या सर एक नियोनेटल पीरियड में। क्या सर नियोनेटल पीरियड, पेन दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको भी और अच्छे से समझ में आए। क्या सर नियोनेटल पीरियड। क्या सर नियोनेटल पीरियड, क्या सर कब से कब तक होता है? क्या सर नियोनेटल पीरियड है, वो दो भागों में डिवाइड है। क्या सर कौन सा? एक तो है अर्ली और एक है लेट। समझ में आ रही है आपको बात? तो सर नियोनेटल पीरियड है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। का कौन कौन सा सर? का एक अर्ली और एक लेट। का सर अर्ली कब से कब तक होगा? अर्ली होगा 0 से 7 डे। का सर बच्चे का जन्म हुआ उससे लेकर जो 7 दिन तक का जो बच्चा है, वो किस कैटेगरी में आएगा? अर्ली नियोनेटल पीरियड में। तो ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे को। का सर दूसरा का लेट नियोनेटल पीरियड आएगा 8 दिन से लेकर 28 दिन तक। समझ में आ रहा है ये चीज? कि हाँ सर ठीक है, मेरे को समझ में आ रही है। कि सर नियोनेटल पीरियड में सबसे पहले अर्ली, अर्ली में कब से कब तक का होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। कि सर अर्ली नियोनेटल पीरियड का टाइम कितना होता है? 0 से 7। कि सर लेट नियोनेटल पीरियड का टाइम कब से कब होता है? 8 से लेकर 28 दिन तक। कि ठीक है सर, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई। कि सर दूसरी बताओ, नियोनेटल पीरियड हो गया, इसके बाद में आता है इन्फेंट। इन्फेंट पीरियड, या इन्फेंट बोल दो, ये पहला ये दूसरा।
कि सर न्यूनेटल पीरियड अर्ली और लेट हो गया, इसके बाद में आता है इन्फेंट। इन्फेंट को हम काउंट करते हैं 28 डे से लेकर 1 साल तक। कब से कब तक? तो सर न्यूनेटल पीरियड हो गया, उसके बाद में आता है इन्फेंट, और इन्फेंट कब से कब तक होता है? 28 दिन से लेकर 1 साल तक। क्या सर? हाँ ठीक है। क्या सर तीसरा कौन सा होता है? क्या सर तीसरा होता है टोडलर। ये कब से कब तक होता है? 1 से लेकर 3 साल तक। चीजें आ रही कि नहीं आ रही समझ में? कहा सर ये चीजें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सर न्यूनेटल पीरियड हो गया, इन्फेंट हो गया, टोडलर हो गया, कि सर ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हमें आती है। हाँ बिल्कुल आपको आती होंगी, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, लेकिन एग्जाम में आप इनको गलत कर देते हो। और ये चीजें यहीं की यहीं आपको याद करनी है, बाहर जाके याद नहीं करनी है। मैं सारी चीजें आपको आज अगर इंट्रोडक्शन अगर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सारी चीजें आपको यहीं के यहीं याद करवा के जाऊंगा कि सर न्यूनेटल पीरियड कौन सा, इन्फेंट कौन सा, टोडलर कौन सा। कि सर टोडलर के बाद में कौन सा? क्या सर टोडलर के बाद में कौन सा? क्या सर टोडलर के बाद में प्री स्कूल। प्री स्कूल। क्या सर ये कब से कब तक होगा? अरे कॉमन सेंस की बात वाली है कि भाई सब, कि ये 0 से 7 है, ये 8 से 28 है, ये 28 से 1 साल तक है, ये 1 से 3 साल तक है, तो ये 3 से 6 साल तक। कब से कब तक है? 3 से 6 साल तक है। तो सर इसके बाद में सर इसका पांचवा कौन सा? स्कूल गोइंग। प्री स्कूल हो गया, तो इसके बाद में कौन सा हो गया? स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग। इसके बाद में कौन सा हो गया? स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग कब से कब तक रहेगा आपका? 6 से लेकर 12 साल तक। क्या ठीक है सर, सारी चीजें मेरे को टर्म एक एक सारी टर्म समझ में आ रही है, और इसके बाद में आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा मैं डायरेक्ट बोलूंगा न्यूनेटल पीरियड या इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग। मैं बाद में यह नहीं बताऊंगा कि ये कितने से कितने का टाइम होता है। कहाँ सर ठीक है। 30 कौन सी है? एडोलसेंट। एडोल। तो ये कब से कब है? 12 से लेकर 18 साल तक। क्या सर इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें मेरे को एक एक चीज करके सारी समझ में आ गई? क्या सर कौन कौन सी बता दी आपने? क्या सर मैंने कौन कौन सी बता दी? मैंने बता दी कि सर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? कि इंट्रोडक्शन में हमने कि इसके फादर कौन थे, उन्होंने किस किस पे किन किन चीजों पे, हाइजीन, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन पे उन्होंने रिसर्च करी, और उसके आधार पर इन्होंने उन्होंने इसको डिवाइड किया। कि सर पीडियाट्रिक टर्म्स टर्म्स हमने टर्म, प्री टर्म, स्टिल बर्थ, नियोनेट, अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, इन चीजों के बारे में पढ़ा। अब पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में हमने कौन कौन से लिए? कि सर पीरियड्स ऑफ ग्रोथ में हमने इसको 6 भागों में डिवाइड किया। का कौन कौन सा सर? का न्यूनेटल पीरियड, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग और अडोलसेंट। कहाँ सर ये चीजें मेरे को समझ में आ गई? तो सारी एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे हम, तो सारी चीजें अपन को याद होगी। कि ठीक है सर ये चीजें मेरे को समझ में आ गई। इसके बाद में हमारा वापस शुरुआत में कि सर इंट्रोडक्शन हो गया, कि सर हाँ हो गया, टर्म हो गया, बोल हो गया, कब पीरियड्स ऑफ ग्रोथ हो गया, कब बोल हो गया, कब पीडियाट्रिक नर्सेज रोल, क्या पीडियाट्रिक का नर्सेज रोल पीडियाट्रिक में नर्सेज का क्या रोल है? क्या हाँ सर बिल्कुल है। क्या सर किस में है? शुरुआत करना एक ही चीज की, क्या सर किस किस में है? क्या नर्स है, क्या क्या करती है? क्या सर इम्यूनाइजेशन सबसे पहले। क्या हाँ सर, एक नर्सेज का रोल क्या है पीडियाट्रिक में? इम्यूनाइजेशन का। क्या सर हाँ। क्या सर दूसरा? केयर गिवर। बिल्कुल हाँ। क्या ये नर्सेज का रोल ही है? क्या वो क्या क्या करती है नर्सेज अपने उसमें क्या क्या करती है? क्या सर हाँ। डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन। तो सर इम्यूनाइजेशन नर्सेज के रोल में क्या क्या है? नर्सेज रोल। एक सेकंड। नर्सेज
रोल। तो सर नर्सेज रोल में कौन कौन से हैं? तो सर इम्यूनाइजेशन है, केयर गिवर है, डिजीज प्रिवेंशन है, डिक्रीज मॉर्बिडिटी। क्या करती है? डिक्रीज मॉर्बिडिटी। सर पांचवा, डिक्रीज मोर्टेलिटी। क्या सर मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी में अंतर नहीं पता? क्या सर मोर्टिलिटी, मृत्यु दर, कितनी डेथ हो रही है और इसमें कितनी बीमारी हो रही है, कि इनको कम करने का काम कौन कर रही है? एक नर्स कर रही है, एक पीडियाट्रिक डॉक्टर कर रहा है। और उसमें हमारा पीडियाट्रिक्स में हमारा क्या रोल है? कि हमारा सर ये रोल है कि सर हम इम्यूनाइजेशन देते हैं, केयर गिवर के रूप में काम करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन के रूप में काम करते हैं, मोर्बिडिटी कम करते हैं, मोर्टिलिटी कम करते हैं। कहाँ सर? क्या सर छठा क्या करते हैं हम? उसके बाद में हम मॉनिटर करते हैं। क्या सर? मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे महत्वपूर्ण कि सर पीडियाट्रिक्स में हम सबसे महत्वपूर्ण क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं सर? कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? कि ग्रोथ का बच्चा आज जन्मा है, आज कितने किलो का है? 3 किलो का बच्चा हुआ है, फिर 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 10 का होगा, 12 का होगा। ये उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। हाइट में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कि हाँ सर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में उसका आईक्यू लेवल कितना हो रहा है, वो कैसे समझ पा रहा है, पहले 2 ब्लॉक बना रहा है, फिर 4 ब्लॉक बना रहा है, स्टेयर चढ़ रहा है, तो ये उसका डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है। जबकि ग्रोथ में क्या है? ग्रोथ ग्रोथ में एक तरह से उसका भार बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है। क्या सर मॉनिटर क्या करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही हो रही कि नहीं हो रही? क्या सर इसके अलावा और क्या रोल है? न्यूट्रिशन सबसे महत्वपूर्ण। नर्सेज का सबसे बड़ा रोल अगर पीडियाट्रिक में देखा जाए तो न्यूट्रिशन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि न्यूट्रिशन गांव में जो महिलाएं होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाती, जिनकी वजह से कई बच्चे बीमार होते हैं और कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो बीमारियां होती है उनका शिकार होते हैं। कि हाँ सर बिल्कुल सही है कि न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल नर्सेज का होता है। कि हाँ सर इसके साथ साथ और बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि बोले सर हाँ आ तो रहा है, बट चीजें कितनी बताओ और बताओ। कि ठीक है सर न्यूट्रिशन हो गया, मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन, मॉनिटर, मॉर्बिडिटी, सीवियर प्रिवेंशन, केयर गिवर, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एक एडवाइजर के रूप में काम करती है। तो सर केयर गिवर के साथ साथ एक एडवाइजर के रूप में आपको एडवाइज करती है कि सारी चीजें आपको क्या करना क्या नहीं करना। कि सर उसके साथ साथ फॉलो अप, किसी मदर के एक बच्चा हो गया कि ठीक है सर, उसको बाद में वापस बुलाती है इम्यूनाइजेशन के लिए, उसके साथ साथ उसको सारी चीजें फॉलो अप के लिए कि कब आना कब जाना, क्या करना कैसे करना। कि हाँ सर ये चीजें मेरे को समझ में आ गई। कि सर उसके साथ साथ ये तो उसके बाद की बात है कि 2-3 टॉपिक में और छूट रहे हैं। कि कौन से सर? कि सर एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर सबसे महत्वपूर्ण होती है। कि एक बच्चा जब किसी गांव में पता चला कि लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको टीटी का वैक्सीनेशन लगाना, हाँ सही है कि नहीं है? कि हाँ सर हाँ ये चीज तो सही है। तो एंटीनेटल केयर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बीमारियां बच्चे को जन्म होने के बाद होगी वो हम पहले ही बचा सकते हैं, उनसे पहले क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते। और ये कौन काम करेगा? एक नर्सेस करेगी। तो है कि नहीं एक तरह से पीडियाट्रिक्स का, पीडियाट्रिक्स में एक नर्सेस का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। कि किसमें सर? एंटीनेटल केयर में। कि सर एंटीनेटल के साथ साथ इंट्रानेटल में। इंट्रा नेटल में। क्या सर इंटरनेटल में कैसे? अरे डिलीवरी के टाइम जाओगे तो हॉस्पिटल ही ना, क्या नहीं जाओगे? क्या हाँ सर डिलीवरी टाइम जाएंगे तो हॉस्पिटल ही। तो उस टाइम कौन रहेगा वहां? डॉक्टर और नर्सेज तो रहेगी। तो वही तो सारी चीजें का अगर उसको ऐसी कोई बीमारी है
ठीक है, उससे बचाने के लिए या प्रिकॉशन यूज करने के लिए, तो सारी चीजें हैं वो इंटरनेटल में है। कि सर इसके अलावा और इसके साथ साथ कि सर पोस्ट नेटल में, पोस्ट नेटल में भी महत्वपूर्ण भूमिका है नर्सेज की। कि हाँ सर ये सारी चीजें, ये जो 10 या 12 पॉइंट हैं, मेरे को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई कि एक नर्सेज का पीडियाट्रिक्स में क्या क्या रोल है। कि सर ये रोल है इम्यूनाइजेशन है, केयर गिवर है, डिजीज प्रिवेंशन है, डिक्रीज मोर्बिडिटी, डिक्रीज मोटिलिटी है, मॉनिटर ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, कि इसी के साथ साथ एडवाइजर है, फॉलोअप है, एंटीनेटल केयर है, इंटरनेटल केयर है, पोस्ट नेटल केयर है। कहाँ सर ये सारी चीजें मेरे को समझ में आ गई। कि ठीक है सर, इसके साथ आगे बढ़ते हैं अपन। कि सर ये हो गया पीडियाट्रिक नर्सेस रोल हो गया। अब आती है कि डेथ आफ्टर नियोनेटल पीरियड। कि नियोनेटल पीरियड के बाद में, एक बच्चा जन्म होने के बाद में कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जो एक महत्वपूर्ण है। कि सर ये 4 या 5 बीमारियां हैं जो काफी ज्यादा हैं। कि सर सबसे पहले कौन सी है। कि सर नियोनेटल डिजीज कौन सी है। कि सर आप बताओ, मुझे तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि नियोनेटल नियोनेटल डिजीज। सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी होती है। जो इमेच्योरिटी, सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी है। कहते सबसे महत्वपूर्ण है इमेच्योरिटी। का बच्चा कितना कैसा हुआ है, एलबीडब्ल्यू हुआ है। बच्चा कैसा हुआ है, एलबीडब्ल्यू हुआ है, लो बर्थ वेट हुआ है, इमेच्योरिटी। कि सर इसका सबसे ज्यादा डेथ का कारण कौन सा है, इमेच्योरिटी है। सर कैसे, कितना परसेंट है, 44%। इंडिया में बच्चों की डेथ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कारण कौन सा है, इमेच्योरिटी है। क्या सर सही बता रहे हो। कहा हाँ जी बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। कि सबसे ज्यादा कौन सा है, इमेच्योरिटी। और कितना परसेंट है, 44% है। क्या सर ठीक है, इसके बाद में दूसरा बताओ। क्या सर दूसरा कौन सा है, दूसरा है नियोनेटल नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन। क्या सर दूसरा मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है, नियोनेटल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन सा भी हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, रूबेला हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन है जो बच्चे को क्या होते हैं, जन्मते ही जकड़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं, और यही आगे बढ़कर एक उसके डेथ का कारण बन जाते हैं। कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। कि नियोनेटल डिजीज में सबसे ज्यादा कौन है। कि सबसे ज्यादा तो इमेच्योरिटी है बच्चे की, लो बर्थ वेट होना, वेरी लो बर्थ वेट होना, 1000 ग्राम से कम का बच्चा होना। कि सर दूसरा कौन सा है, कि दूसरा सर नियोनेटल इन्फेक्शन है। कि सर ठीक है, ये चीज मेरे को समझ में आ गई। कि सर तीसरा बताओ। कि सर तीसरा कौन सा कारण है, तीसरा और सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं या मैं देखता हूं अपने वार्ड या हॉस्पिटल में। कि सर बर्थ एस्फेक्सिया, बर्थ एस बर्थ एस्फेक्सिया। कहाँ से ठीक है। कि पहला कौन सा है, इमेच्योरिटी है, दूसरा नियोनेटल इन्फेक्शन है, और तीसरा कौन सा है, बर्थ एस्फेक्सिया। क्या ठीक है सर। क्या सर चौथा कौन सा है, डायरिया और न्यूमोनिया। कौन कौन सा है, डायरिया और न्यूमोनिया। क्या सर पांचवा कौन सा है, कंजेनाइटल कंजेनाइटल डिजीज। और उसके बाद में फिर आता है अदर। यस या नो। हाँ सर मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि सबसे नियोनेटल डिजीज में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, कि इमेच्योरिटी है बच्चों के लिए। कि सर उसके बाद में नियोनेटल इन्फेक्शन है। कि सर तीसरा कौन सा है, कि बर्थ एस्फेक्सिया है। कि सर चौथा कौन सा है, कि सर डायरिया और निमोनिया है। कि सर उसके बाद में कंजेनाइटल डिजीज है। और उसके बाद में अदर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं। तो ये जो 5 6 जो सारे जो बीमारियां ये जो है,
तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनकी डेथ का कहीं ना कहीं क्या है, ये कारण है। कहाँ सर ये चीजें मेरे को समझ में आ गई? क्या सर यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर ठीक है? क्या सर ये चीजें मेरे को यहाँ तक के समझ में आ गई? तो सर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पीडियाट्रिक टर्म्स पढ़ ली, टर्म्स के साथ पीरियड ऑफ ग्रोथ पढ़ लिया, कि सर नियोनेटल टर्म टोडलर सारा पढ़ लिया, उसके बाद में नर्सेज रोल पढ़ लिए। तो सर इसके लिए, इन बीमारियों को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं? क्या बिल्कुल सर, बाकी सारे हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो प्रोग्राम है जो चलाए गए हैं, पहला है अक्यूट, पहला कौन सा है? अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम। क्या सर पहला प्रोग्राम कौन सा है? सर पहला प्रोग्राम है पहला प्रोग्राम कौन सा है? अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम। क्या सर ये कब आया था? कब आया था ये? 1990 में। तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों को कम करने के लिए ही तो प्रोग्राम चलाया गया है। कि हाँ सर ये चलाया गया है, मैं मान लेता हूँ कि अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम है जो 1990 में आया है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों के रेस्पिरेटरी संबंधी जो भी है, बर्थ एस्फेक्सिया है या कुछ भी है, निमोनिया है, तो उन चीजों को कम करने के लिए। तो मैं एक चीज आप वापस सुनना कि सर क्या चीजें हैं, कि ये चीज इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम ये चीजें ये भी देख रहे हैं कि पहले तो हम देख रहे हैं कि बीमारियां कौन कौन सी, तो किन किन बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है, उसके साथ साथ हमें उनसे बचना कैसे है, या हमने बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हम क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं, और उसी के साथ साथ हमारी नर्सेज का उसमें क्या रोल है। कसर का सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा कुछ डिफरेंट है। कसर डिफरेंट कैसे? कि सारी चीजें एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट वाइज, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे लिए गवर्नमेंट कर रही है, समझ रहे हो, और क्या हमें करना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर कल को आप बन जाते हो तो हम कैसे सेवाएं दे पाएंगे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में, या पीडीएम, या अपने आसपास के बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्या ठीक है सर? क्या सर यहाँ तक तो ठीक था? क्या सर एक दो प्रोग्राम और चल रहे हैं, IMNCI, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्या हाँ सर? इसमें क्या है? जो डिजीज प्रिवेंशन, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझा रहा हूँ। डिजीज प्रिवेंशन है, और इसी के साथ साथ इसमें क्या है? कलर कोडिंग सिस्टम है। क्या सिस्टम है इसमें? इसके साथ साथ इसमें कलर कोड का सिस्टम है, क्या रेड ब्लू, तो सारे के सारे हैं वो सिस्टम में इसमें है। क्या ठीक है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोग्राम हो गया। कैसा? ठीक है, IMNCI हो गया। तीसरा एक प्रोग्राम है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। इसमें बच्चे के साथ साथ मदर को भी इंक्लूड किया गया है। क्या किया गया? बच्चे के साथ साथ मदर को भी इंक्लूड किया गया। अगर माँ स्वस्थ है तो उसका बच्चा भी उसमें स्वस्थ होगा। तो ये प्रोग्राम कब आया था? 1997 में। कब आया था? जब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1997। तो ये कब आया था? 1900, याद रख लेना। भगत सर की डेट ऑफ बर्थ है 1997, तो ये कब आया था? 1997 में। सर ये रिवाइज भी तो हुआ था ना? हाँ बिल्कुल, ये रिवाइज हुआ था। और रिवाइज कब हुआ था? ये 2005 में आया। कब था? 1997 में। और रिवाइज कब किया गया इसको? 2005 में। किसके साथ आया? ये आया था NRHM के साथ। किसके साथ आया है? NRHM के साथ। ये दोनों ही मिलकर, ये मदर और चाइल्ड के लिए, ये ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए, तो इसी में इंक्लूड होके इसको वापस रिवाइज किया गया। और इसके जो बाकी जो उद्देश्य बचे हुए थे उनको इसमें शामिल किया गया। क्या हाँ सर ठीक है? एक दो और बता दो। क्या सर? पांचवा TSSM, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। इसमें भी
आरसीएच की तर्ज पे, इसमें भी आरसीएच के तर्ज पे। ये कब आया? 1992 में। कब आया था? एआरआई के 2 साल बाद, 1992 में। सेफ चाइल्ड सेफ सर्वाइव मदरहुड। कहाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आया? तो यही पहले मैंने बीमारियां बताई कि कौन कौन सी बीमारियों ने जकड़ रखा है, उसके साथ साथ उसके बाद में हमने प्रोग्राम भी पढ़े कि सर के ये प्रोग्राम है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, डायरियल प्रोग्राम है, यूपीआई है, ये लिख लो एक और, कौन सा है? यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का सर ये कब आया? 1985 में। पल्स पोलियो लिख लो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पीपीआई कब आया था? 1995 में। तो बहुत सारे प्रोग्राम है ऐसे, अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम की मैं आपको सारी डिटेल एक बार बाद में प्रोग्राम के साथ में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो महत्वपूर्ण है बच्चों बच्चों के लिए हैं, तो वो मैं आपको एक तरह बता रहा हूँ कि प्रिवेंशन के लिए जो बीमारियां बताई उसकी प्रिवेंशन के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सारे इतने सारे जो प्रोग्राम चलाए हैं कि ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। कि ठीक है सर, ये चीजें मेरे को समझ में आ गई। तो इंट्रोडक्शन में इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं कि प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में आपको मैंने बता ही दिया कि सारे टॉपिक, कि मोर्टिलिटी कम करना, मोर्बिडिटी कम करना, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करना, ये सारी चीजें। तो सर के सर चीजें समझ में आई कि नहीं आई? कि सर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, पीडियाट्रिक्स टर्म समझ में आ गई, पीडियाट्रिक ग्रोथ समझ में आ गई, पीडियाट्रिक नर्सेज रोल समझ में आ गया, तो डेथ के जो मुख्य जो मेन इंपोर्टेंट कारण है वो समझ में आ गए। इसके साथ जो प्रोग्राम है, प्रिवेंशन है, ये चीजें हमने थोड़ी थोड़ी करके डिटेल में इनको डिस्क्राइब हम आगे जैसे जैसे हम पीडियाट्रिक पढ़ेंगे उसके साथ ही हम आगे इनको पढ़ेंगे। कि सर एक दो चीजें और है इसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ, कि सर ये कई बार आती है। तो कौन कौन सी चीजें आती है? तो सर मैं कई बार पढ़ता हूँ और मैं बार बार भूल भी जाता हूँ। क्या कौन सी? तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में इसको ट्रिपल स्टार बना लेना, और आधे से ज्यादा बच्चे इसको गलत करके आते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं? तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी, इन्फेंट कितने का कितने हो गया? 28 से लेकर 1 साल तक का। तो 28 से लेकर 1 साल तक के बच्चे इंटू 1000 जीवित बच्चों की संख्या, क्या 1000 लाइव बर्थ, लाइव बर्थ लिख लो। 1000 लाइव बर्थ पर 28 से लेकर 1 साल तक के बच्चों की डेथ वो किस में आएगी? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में। तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट समझ में वापस नहीं आया? कि सर इन्फेंट इन्फेंट किस कब से कब तक का होता है? कि सर 28 से लेकर 1 साल तक का बच्चा होता है। कहाँ सर ये मेरे को चीज समझ में आती है? 28 से लेकर 1 साल तक का बच्चे की अगर डेथ हो रही है तो कितने में? 1000 लाइव बच्चे, उनमें तो वो किस कैटेगरी में आएगी? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में आएगी। तो हाँ सर ये तो चीज समझ में मेरे आ गई। तो सर और चीज बताओ, सेम टू सेम ऐसा ही नियोनेटल, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गई, उसी के साथ साथ नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। तो नियोनेटल में क्या करोगे? वो का वही 1000 लाइव बर्थ, वो का वही क्या करोगे? 1000 लाइव बर्थ। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर हमेशा इस लाइव बर्थ को छुपा देता है और स्टूडेंट वहीं गलती करते हैं। 1000 बर्थ कर देता है, 1000 डेथ कर देता है, कुछ और लिख देता है, 1000 की जगह 1 लाख कर देता है, 10,000 कर देता है।
आदमी वहीं कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज होता है, और यही का यही सारे क्वेश्चन जो आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं, सिलेक्शन वहीं छीन लेता है कि सर न्यूनेटल मोटिलिटी रेट। अब इसमें हम अर्ली और लेट दोनों जोड़ सकते हैं कि सर न्यूनेटल में तो कब से कब तक का हो गया, न्यूनेट कब से, कि सर 0 से लेकर 28 डे का। और अब इसमें हम अर्ली कर लें और लेट कर लें। लेट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, इसमें क्या आ गया, वही 1000 लाइव बर्थ, इसमें भी वही 1000 लाइव बर्थ। इसके साथ साथ लेट अर्ली में क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक डेथ हो रही है बच्चों की, और इसमें 8 से लेकर 28 डे तक। कि सर ये बहुत अच्छी टर्म है, मेरे को ये दोनों की दोनों और दो ये चारों समझ में आई कि सर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, उसी के साथ साथ न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, और इसमें कितना आएगा, 1000 लाइव बर्थ आएगा। इसको एक बार पॉइंट कर लेना, मैं रेड पेन से कर देता हूं कि इसको तो कर ही लेना कि सर नीचे क्या आएगा, 1000 लाइव बर्थ आएगा। कि हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आ गई। एक सर बहुत कॉमन चलती है टर्मिनोलॉजी कि सर कौन सी, अर्ली हो गया, लेट हो गया, इन्फेंट हो गया, न्यूनेटल हो गया, ठीक है। पेरीनेटल कौन सा, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। अभी पीछे पिछली बार जिपमेर एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और कई बच्चों ने इसको क्या करा था, गलत किया था, समझ में नहीं आया कि सर पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट किस कैटेगरी में आएगी, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट किस में आएगी, कि सर इसमें भी वही 1000 लाइव बर्थ, क्या होगा, इसमें भी वही 1000 लाइव बर्थ, पर इसके ऊपर क्या आएगा, कि सर इस पे आएगा 28 वीक के बाद, 28 वीक के बाद से लेकर आफ्टर बर्थ 7 डे, समझ रहे हो, 28 वीक से लेकर, प्रेग्नेंट लेडी है, 28 वीक से लेकर 7 डे के बीच अगर डेथ हो रही है बच्चे की, तो वो किस में आएगा, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट में। या प्लस आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, इसको दूसरे वर्डों में क्या बोल सकते हो कि स्टिल बर्थ प्लस 7 डेज। तो सर दूसरे शब्दों में मैं इसको क्या बोल सकता हूं, स्टिल बर्थ प्लस 7 डेज। तो हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आ गई कि कौन सी सर, कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट और पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट। और पेरीनेटल मोर्टिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 28 वीक से लेकर 7 डे के बीच अगर बच्चा डेथ हो रही है तो ये किस में आएगा, 1000 लाइव बर्थ पे, तो पेरेंटल मोर्टिलिटी रेट। और स्टिल बर्थ का मैंने आपको पहले अभी जस्ट बताया था। और अगर कहीं क्वेश्चन में अगर ये हो कि स्टिल बर्थ प्लस 7 डेज, तो ये भी सही है। ये समझ में आएगी नहीं आएगी, सर हाँ आज की सारी चीजें मेरे को एक एक करके सारी चीजें समझ में आ गई कि सर कौन कौन सी आ गई। कि आज हम पीडियाट्रिक्स के हमने इंट्रोडक्शन में पीडियाट्रिक्स की हमने शुरुआत करी, और शुरुआत के साथ ही हमने क्या क्या चीजें देखी कि सर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पीडियाट्रिक्स का क्या है, इसमें क्या होता है और कैसे होता है, ये चीजें हमने देखी। इसके बाद में हमने उसके ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एज के ग्रुप के बच्चों को हम क्या क्या बोलते हैं। आगे हम इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको एक एक चीजें सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हमारे नर्सेज रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया कि नर्सेज रोल क्या है। उसके बाद में डेथ आफ्टर न्यूनेटल पीरियड, डेथ क्यों हो रही है और उसके लिए क्या प्रिवेंशन और क्या प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट चला रही है और हम क्या उसको पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है। तो इसके साथ साथ अब हम न्यू शुरुआत करेंगे कि
पीडियाट्रिक्स में इंट्रोडक्शन के साथ अब हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न केयर, जो हमारी अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे। पहली क्लास हम इंट्रोडक्शन के साथ खत्म करते हैं और अगली क्लास हम न्यूनेटल न्यूबॉर्न केयर के साथ हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ पीएनसी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।